सोचिए, एक आम इंसान ने बस 10,000 बैंक में जमा किए और कुछ ही महीनों के अंदर बैंकिंग सिस्टम ने उसी 10,000 को घुमाते घुमाते 1 लाख का पैसा मार्केट में डाल दिया। ना नोट छापे, ना मशीन चली और ना ही कोई स्कैम हुआ। तो सवाल ये है कि ये पैसा आया कहाँ से, और अगर पैसा इतनी आसानी से बनता ही है तो गरीबी ही क्यों है। हर दिन करोड़ों की ट्रांजैक्शन होती है, लोन्स दिए जाते हैं, क्रेडिट कार्ड स्वाइप होते हैं, ईएमआई चलती है, लेकिन क्या आपको पता है ये पैसा होता ही नहीं है। जो आप लोन के रूप में लेते हो वो असल में पहले से मौजूद नहीं होता। वो तो बैंक ने अभी बनाया है एक कीबोर्ड प्रेस करके। और ये कोई जोक नहीं है, आपके सामने बैठी दुनिया एक इल्यूजन है। आंखों के सामने एक ऐसी मैजिक ट्रिक चल रही है जिसमें आप हमेशा कस्टमर बनते हो और बैंक मैजिशियन। इमेजिन करिए आपने एक नई जॉब ज्वाइन करी, पहली सैलरी मिली 10,000। खुश होके आप बैंक में डिपॉजिट कर देते हो। बैंक रिसेप्शन पे मुस्कुराता हुआ क्लर्क आपसे फॉर्म ले रहा है और पीछे बैक ऑफिस में कुछ और ही चल रहा है। वो पैसा तुरंत एक डिजिटल एंट्री में कन्वर्ट होता है। 10,000 अब आपके अकाउंट में दिखते हैं, लेकिन बैंक ने सिर्फ उसका 10% यानी 1,000 रिजर्व में रखा। बाकी का 9,000 वो किसी और को लोन के फॉर्म में दे दिया गया। लोन मिला राम सिंह को, जिसे गैरेज खोलना था। राम सिंह ने पैसे लिए और नए टूल्स खरीदने के लिए सप्लायर्स को पेमेंट की। वो सप्लायर, उसका भी अकाउंट उसी बैंक में था। पैसा फिर से बैंक के पास आया। अब 9,000 का नया डिपॉजिट बन गया। फिर बैंक ने 8100 निकाल कर अगले इंसान को लोन दे दिया और ऐसा करते करते एक सिंगल डिपॉजिट से 1 लाख रुपए तक का लीगली पैसा क्रिएट हो गया। इसका नाम है फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अब सोचिए, अगर आप एक रिच इन्वेस्टर हो, बैंक आपको सिर्फ 3% इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है और आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो एक ऐसे इंडेक्स में जहां से 10% रिटर्न मिलता है, तो बिना 1 रुपए खुद के लगाए आपको 7% का प्रॉफिट मिल गया। पूरी दुनिया के बिलियनर्स इसी गेम को खेलते हैं। इसका नाम है क्रेडिट आर्बिट्रेज। लेकिन इस गेम का असली डीलर कौन है? बैंक। बैंक सिर्फ पैसा उधार नहीं देता, बैंक एक गेट कीपर है। ये डिसाइड करता है कि किसको कितना पैसा मिलेगा, किस रेट पे मिलेगा और किस कंडीशन पे मिलेगा। बैंक एक कैपिटल एलोकेटर है। वो आपके डिपॉजिट्स का यूज करके डिसाइड करता है कि पैसा किस बिजनेस में जाएगा, कौन इन्वेस्टर बनेगा और कौन कंज्यूमर। ज़्यादा पैसा और सस्ता पैसा जिस तरफ जाता है वहाँ ग्रोथ होती है और ये पूरा का पूरा कंट्रोल बैंक के पास होता है। यानी बैंक सिर्फ पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, वो अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है। और सबसे बड़ी बात, बैंक का गेम सिर्फ नंबर्स का नहीं है, ये गेम है ट्रस्ट का। जिस इंसान पर जितना ज़्यादा ट्रस्ट, उसके लिए उतना ही रेट कम, और जिस इंसान पर कम ट्रस्ट, या तो उसको लोन ही नहीं मिलेगा या अगर मिलेगा तो 20 इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा। अमीर लोग बैंक से पैसा लेते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं और वापस इंटरेस्ट के साथ दे देते हैं, और वहीं पे गरीब लोग अपना पैसा बैंक में देते हैं और उनके पैसों से पैसा बनता है। ये सिस्टम फेयर नहीं है, लेकिन यही सिस्टम है और समझने वाले इस सिस्टम का फायदा भी उठाते हैं। ये पूरा सिस्टम सिर्फ एक चीज पर टिका है, भरोसा। जितना ज़्यादा आप पे ट्रस्ट होगा, आप उतना ही पैसा ले सकते हो। लेकिन भरोसा किस चीज़ का? आपके रीपेमेंट बिहेवियर का, आपकी इनकम का और आपकी फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल का। बैंक आपको पैसा दे रहा है क्योंकि उसे भरोसा है कि आप वापस करोगे और टाइम पे करोगे। अगर बैंक को लगता है कि आप डिफॉल्ट कर सकते हो या रिस्क ज़्यादा है, तो पैसा आपको मिलता ही नहीं, या मिलता तो ऐसे इंटरेस्ट रेट पे मिलता जो ऑलमोस्ट पनिशमेंट जैसा लगे। आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक में सेफ है, लगता तो सबको है, लेकिन रियलिटी में आपका पैसा बैंक में फिजिकली होता ही नहीं है। वो घूम रहा होता है, किसी के बिजनेस लोन में लगा होता है या किसी दूसरे कस्टमर के क्रेडिट कार्ड के बिल में छुपा होता है। बैंक के पास तो सिर्फ छोटा सा हिस्सा रिजर्व रेशियो होता है, कभी 10%, कभी 4% या कभी उससे भी कम। बाकी सब पैसा तो मार्केट में काम कर रहा होता है। बैंक इस पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं, एक अकाउंट से निकाल के दूसरे को देते हैं और फिर तीसरे को। इस सिस्टम को समझने के लिए दिमाग में एक इमेज तैयार रखिए, एक लंबे से टावर की। हर फ्लोर एक लोन है, एक रीपेमेंट है और एक डिपॉजिट है। टावर का बेस सिर्फ एक चीज से बना है, लोगों का भरोसा। अगर एक दिन सभी लोग, हर आदमी, हर औरत बैंक की लाइन में लग जाए और बोले हमें अपना पैसा वापस चाहिए, तो पूरा टावर गिर सकता है। ना बैंक बचेगा ना सिस्टम, क्योंकि बैंक का बिजनेस ट्रस्ट से चलता है, कैश से नहीं। इसलिए जब कभी भी आप बैंक की शाइनी बिल्डिंग्स देखें या एक लोन अप्रूवल ईमेल आए, तो याद रखना उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ भरोसा चल रहा है। और वो भरोसा जब मिलता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी भी हिल जाती है। इंडिया का एक हाई एंड डायमंड ज्वेलरी बेचने वाला एक बिजनेसमैन नीरव मोदी, जो मुंबई के एलाइट सर्कल्स में जाना जाता था,
नीरव मोदी ने एक लूप होल पकड़ा, लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU। एक ऐसा लूप होल जिसे नीरव मोदी ने 11,000 करोड़ का स्कैम किया। LOU एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू एक इंडियन बैंक किसी फॉरेन बैंक को गारंटी देता है कि हाँ, हम इस आदमी के लिए पेमेंट गारंटी करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के कुछ करप्ट ऑफिसर के साथ मिलकर नीरव मोदी ने ये LOUs बनवाए, बिना किसी कोलेट्रल के और बिना सिक्योरिटी के। और एक LOU नहीं, हजारों करोड़ों की मल्टीपल LOUs, साल भर साल, रिन्यूअल आफ्टर रिन्यूअल, बिना रिकॉर्ड के, बिना CBS सिस्टम मेरे एंट्री किए। वो पैसा फॉरेन सप्लायर्स को पेमेंट के रूप में जाता था, लेकिन असली में वो पैसा घूमकर उसी के कंपनीज में वापस आता था। ये एक सर्कुलर ट्रैप था जिसमें सिर्फ पेपर्स की पेमेंट दिखाई जाती थी, लेकिन असली में पैसों का मिसयूज हो रहा था। पंजाब नेशनल बैंक ने इस पर भरोसा किया, या कह लो अंधा विश्वास। और जब ये स्कैम सामने आया तब तक 11,000 करोड़ का लॉस हो चुका था। एक पूरे पब्लिक सेक्टर बैंक का ट्रस्ट हिल गया। और जब ये लोन रीपे नहीं हुआ तो लोगों का भरोसा सिर्फ नीरव मोदी से नहीं बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम से हटने लगा। और जब सिस्टम हिलता है तो उसकी प्राइस सिर्फ बैंक नहीं, आप और हम जैसे आम लोग भी चुकाते हैं। EMI महंगी हो जाती है, लोन्स अप्रूवल रुक जाते हैं और छोटे छोटे बिजनेस दब जाते हैं। अगर पैसा ट्रस्ट पे बना है तो उसका कोलैप्स भी ट्रस्ट टूटने से ही होता है। एक बार रामू अपने एक दोस्त साहिल के साथ बैठा था चाय की टपरी पर। साहिल ने पूछा, अगर सब पैसा ऐसे बनता है तो हम क्या करें? हम तो हमेशा यूजर ही बने रहेंगे। रामू मुस्कुराया और साहिल को कहा, कहानी यही खत्म नहीं होती, ये कहानी तो अभी शुरू हुई है। देखो, ये सिस्टम तुम्हारा जब तक फायदा नहीं करेगा जब तक तुम उसे समझोगे नहीं। और इसलिए सबसे पहला स्टेप है फाइनेंशियल लिटरेसी। लोन लेने में बुराई नहीं है, लेकिन बिना सोचे समझे लेना या सिर्फ खाली दिखावे के लिए लेना, इसमें बुराई है। क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना आसान है, लेकिन उसका बिल जब कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में लौटाना होता है तब हमेशा दर्द होता है। आप में से कई लोगों को टेम्पटिंग होता होगा नए फोन, बाइक या कोई और चीज लेने के लिए, पर अगर वही EMI किसी स्किल सीखने में लगती या किसी साइड बिजनेस में जाती तो खाली सिर्फ लोन नहीं, एक नई अपॉर्चुनिटी भी बनती। बैंक के टूल सिर्फ खर्च मत करो, कुछ बनाओ। बैंक पैसा बनाता है, ये सिस्टम का जादू है, लेकिन असली जादू तब होता है जब आप उस पैसों का सही इस्तेमाल करते हो। और जब तक आप सीखते रहोगे, सोच बदलते रहोगे, तब तक कोई भी सिस्टम, चाहे वो बैंक हो या दुनिया, आपका फायदा कोई भी नहीं रोक सकता। तो अगली बार आप जब भी अपना बैंक बैलेंस चेक कर दो, खाली सिर्फ नंबर्स मत देखना, ये सोचना कि कैसे उन नंबर्स को अपने सपने तक पहुंचने का जरिया बनाया जाए। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।